हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन का। देखिए, आपको बताता हूं मैं इन्फ्लेशन के ऊपर आपके इन्फ्लेशन से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमें बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं, डिमांड पुल क्या है, कॉस्ट पुश क्या है। ऐसा लगता है ना कि यार ये कभी सुना है कि नहीं सुना हमने, या सुना है तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही ना वेग कंसेप्ट हो जाता है। हमें अगर क्लियर ना हो तो सिर्फ हम रट के नहीं कर सकते इसको। पहली बात है, मैं रट आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आप रट के इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। आपको उस कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर छोड़ दीजिए। एक ही भी तरीका होता है कि बचने का, ये तरीका छोड़ दो, स्किप कर दो वहां से। अदरवाइज अगर उसको समझना है, मार्क्स लाने हैं, तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आपने मेरे साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ये सब पढ़ा है तो ये बात आप समझ जाएंगे कि इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा मार्केट में। बताइए, महंगाई कब बढ़ेगी मार्केट में। अब आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ रिलेट करूंगा, फिर समझिए इन्फ्लेशन क्या होता है। जब सिक्स्थ पे कमीशन आया, अभी मेरे फादर तो गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैं इस बात को समझता हूं थोड़ा सा। जिसके भी फादर गवर्नमेंट जॉब या मम्मी गवर्नमेंट जॉब में होगी, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होगी, तो क्या होगा, उनकी पेमेंट बड़ी होगी डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है कि जब लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पेमेंट आती है, डीए टीए सब बढ़ता है, तो आपको नहीं लगता कि मार्केट में महंगाई बढ़ती है। मुझे आज भी याद है, जब सिक्स पे कमीशन आया था तो उससे पहले जो एक ऑफिसर की पेमेंट होती थी ना, वो 33, 34, 35 हजार के आसपास होती थी। जब सिक्स पे कमीशन आया ना, 70 हजार होने लगी। जब सेवेंथ पे आया था तो लाख के ऊपर चली गई, लाख के आसपास चली गई। तो अभी मैं तो लेफ्टिनेंट के लिए ट्राई कर रहा था, तो मुझे पता है इस चीज का। तो पेमेंट तो हम पूरा ट्रैक करते हैं ना, पेमेंट हर चीज तो ये तो सब चीज हम पर्क्स ट्रैक करते हैं कि यार भाई पहले हमें क्या मिलेगा। तो इससे समझिए कि जब एक लेफ्टिनेंट को, जो कि 22-23 साल का लड़का है, जब आर्मी में जाता है, उसको डायरेक्टली पेमेंट लाख के आसपास मिलती है। अब यहाँ पे देखो, मैं बाकी एक्सपर्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक्स समझने के हिसाब से पढ़ो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये मिलता वो मिलता, ये सब के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता वो जाके इन्वेस्ट करना चालू करेगा। देखिए, आपको सोचिए जरा, इन्फ्लेशन के बारे में समझिए। जब उसको 1 लाख रुपया मिलना चालू हो जाएगा, वो 23 साल का लड़का है, लड़की है, होसोएवर, तो क्या होगा, वो इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, गाड़ी लेंगे। अभी सीधा होम लोन के ऊपर बात करेंगे, घर लेंगे, बिकॉज पहली पगार में तो घर नहीं ले पाओगे ना आप। तो आपको लगता है मार्केट में महंगाई बढ़ाएगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो दैट लेड टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस इन द मार्केट। तो अब समझिए जरा, दो कंसेप्ट दिमाग में रखना। When there is a more money in the market, more money in the market, that will lead to the महंगाई, ठीक है। और there is a less money in the market, less महंगाई, सिंपल सी बात है। इसीलिए इसी मोर मनी और लेस मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी आती है, और यही सब चीजें मेंटेन करना पड़ता है। तो तुम बोलते हो ना कि अरे कैसे रिलेटेड है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब आते हैं ना इसके, तब समझ में आता है कि अच्छा, इन्फ्लेशन ऐसे रिलेटेड है। अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, चिंता मत करिए, वो भी आपको यहाँ पे भी कवर होता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कि मार्केट में अगर पैसा है तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, रुक नहीं सकती है। चलिए, अब जरा इसके समझ में लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं महंगाई कैसे बढ़ी है। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, 2005 के अंदर, तब मुझे 2 रुपए का एक 8 बिस्किट आते थे, 8 नहीं, पार्ले-जी बिस्किट जो 2 रुपए का आता था ना, उसके अंदर 8 बिस्किट होते थे। मुझे आज भी याद है। 1 रुपए में 4 आता था, मुझे आज भी याद है पूरा किस्सा, ठीक है। आज के टाइम पे 10 रुपए के अंदर ना 8 या 10 बिस्किट आते हैं बस। आज हो गया है 2025, मैं 2005 की बात कर रहा हूं, 2005 और 2025 में 10 जो बिस्किट आता था, चलो इधर 10 कर लेता हूं, और 2 रुपए में आता था। अब वही 10 बिस्किट, 10 नंबर से बात कर रहा हूं, वो 10 रुपए में आता है। खुद देख लीजिए फिर आप। अच्छा, एक और बात, इन्फ्लेशन से रुपए की वैल्यू गिरती है कि बढ़ती है? तो इन्फ्लेशन से रुपए की वैल्यू गिरती है, ठीक है। रुपए की वैल्यू अब देखिए ना खुद, 20 साल में क्या हो गया, 10 बिस्किट अब 10 रुपए के आ रहे हैं, वही पहले 10 बिस्किट 2 रुपए के आते थे। कितने % से महंगाई बढ़ गई? अब कैलकुलेट कर लेना, मैथ तो आपकी अच्छी होगी, मेरी मैथ तो खराब थी भैया, ठीक है। मैं ओटीए देता था झूठ के बोलूं मैं, नहीं मतलब आई क्लियर किया है, लेकिन चलिए मैं आपके एस्पेक्ट से बता रहा हूं। ये समझिए महंगाई, ये महंगाई है। अब 20 साल में आप खुद देख सकते हैं ना, आप खुद अपनी चीजें रियलाइज करिए ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विथ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ द करेंसी
द वैल्यू ऑफ द करेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द करेंसी डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द करेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो अब एक बोरी का बोरी पैसा लेके जाएंगे और बोलेंगे मेरे को एक पैकेट बिस्कुट दो। समझे आप खुद रिलेट करिए, आपने एग्जांपल देखा होगा पाकिस्तान के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, ये सब एग्जांपल्स आते रहते हैं। लोग मतलब पैसा लेके घूम रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो जब 1930 वाला टाइम था, डिप्रेशन का टाइम था, उस टाइम तो लोग बोरी बोरी भर के पैसा लेके जाते थे और सिर्फ ब्रेड लेके आने के लिए। तो पैसे की वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि पैसे की वैल्यू डाउन हो चुकी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये होता है इन्फ्लेशन। चलिए, अब इन्फ्लेशन के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? देखो यार, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो गरीब जो है ना मर जाएगा। तो गरीब के लिए ये बहुत जरूरी थे कि भाई उसके, क्योंकि उसको टीए डीए ये सब नहीं मिल रहा है। सरकारी अफसर को तो मिल रहा है, सरकारी नौकरों को तो मिल रहा है, लेकिन क्या एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उसको कोई टीए डीए मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। इसलिए उर्जित पटेल की कमेटी है, एक कमेटी का नाम याद रखिए, उर्जित पटेल कमेटी, जिन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन हमें कितना कंट्रोल कर रखना है, 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। इसलिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है वो 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, महंगाई अच्छी बात है, लेकिन महंगाई कैसी होनी चाहिए? आराम से बढ़ना चाहिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन चाहिए हमें, आराम आराम से। हमें महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, हाइपर इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम है हमें। वी वांट क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आएगा, ये तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अब ये तो आप दोनों पैरेलल चलेंगे साथ में, दोनों अब सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, भैया साथ में ही रहेंगे हम तो, ठीक है। तो ग्रोथ होगा तो फिर इन्फ्लेशन बोलेगा हाँ सनम हम तो तुम्हारे साथ ही आएंगे, तो उसको रोका नहीं जा सकता। सो दैट्स व्हाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड फॉर अ कंट्री, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सब बताऊंगा, चिंता मत करिए। अच्छा, ये सब चीज तो होगी। होपफुली इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे अभी तक कि महंगाई होती क्या है। उर्जित पटेल की कमेटी दिमाग में रखेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं किसी कंट्री की औकात पता करूं, किसी कंट्री का औकात पता करनी है, मतलब कंट्री का क्या लेवल है भैया, तो मैं चेक करूंगा कि कंट्री की माइक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है। मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है। तो मुझे ये कौन सी नई चीज है? देखिए, मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स से मुझे पता चलता है कि कंट्री के ऊपर कितना कर्जा है, फिजिकल डेफिसिट कितना है कंट्री का कितना फिजिकल डेफिसिट है। दूसरा, कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है, और तीसरा, कंट्री का कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कंट्री कितना अपना क्या बोलते हैं, रेगुलर खर्चे के लिए भी पैसे मांग के काम चला रही है, ठीक है। रेगुलर खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो करंट अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले पार्ट में आपको पता करा रखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे तो फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आप किसी कंट्री का तीनों पैरामीटर देखते हैं और आपको समझ में आता है कि नहीं, अगर तीनों पैरामीटर पे कंट्री खरा उतर रही है तो इसका मतलब कंट्री प्रोग्रेसिव है। अदरवाइज कंट्री क्या है, कंट्री घाटे में चल रही है, कंट्री को कर्जा नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान की एग्जांपल है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन दबा के है, पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट आसमान छू रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट और खतरनाक है। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा तो हमें देखने को मिलता है फिजिकल डेफिसिट पे असर तो देगा ही देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में तो ओवरऑल आपका होता है डेफिसिट, ठीक है। और ये सब रहेंगे तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ता ही रहेगा। ये देखिए, अब समझिए इस बात को। तो ये तीन चीज अगर किसी कंट्री की अच्छी है तो कंट्री प्रोग्रेसिव है, अदरवाइज कंट्री खड्डे में जा रही है। अच्छा, दो चीज और समझ लेते हैं। एक होता है डिफ्लेशन, और एक होता है डिसइंफ्लेशन। अच्छा, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है डिसइंफ्लेशन। ये सब आपको मिल जाएगा, पढ़ा रहा हूं बस, समझिए, ठीक है। तो देखिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि रेट कम हो रहे हैं। रेट कम हो रहे हैं मतलब समझिए एक तरह से आपको एक बताता हूं मैं एक चीज। एक जो कुंटल गेहूं है उसका भाव 1000 रुपए है 2020 में, एक कुंटल गेहूं का। लेकिन 2021 में कितना हो गया, 900 हो गया। तो क्या बोलोगे, डिफ्लेशन हो गया, भाव गिर गया उसका, ठीक है। समझ में आ गई बात, भाव गिरना। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। लेकिन बोलोगे डिसइंफ्लेशन क्या है? तो देखो, डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन यहां पे रेट कांस्टेंट नहीं है। जैसे देखिए, एक बोरा जो आपका ये था गेहूं था, उसका रेट 2020 के अंदर कितना था,
1000 रुपए था। 2021 के अंदर कितना हो गया? 1020 रुपया हो गया। 2022 के अंदर कितना होना चाहिए? तुम बोलोगे इसका तो यार 2020 के मतलब 2025-30 आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कितना हो गया? 1015 हो गया। तो आप बोलोगे यार 2020 के मुकाबले तो बढ़ा ही है, लेकिन क्या होगा? इसका रेट कांस्टेंट है क्या? नहीं, अभी भी मतलब क्या बोलते हैं, सेम रेट से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। लेकिन 2021 के मुकाबले डिफ्लेशन हुआ, 2020 के मुकाबले क्या हुआ? इन्फ्लेशन ही अभी भी। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? इसके अंदर रेट बढ़ता भी है, घटता भी है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो रेट हमें बड़ा ही नजर आएगा, ज्यादा ही नजर आएगा। ये होता है डिसइन्फ्लेशन। सो हियर यू कैन से दैट द रेट इज नॉट कांस्टेंट, द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन इज नॉट सेम। चलिए, ये क्यों बता रहा हूं? ये सब चीजें एग्जाम में आते हैं। अब आपको आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहे तो भागिए। चलिए, अब एक बात और यहां पे, अब बात करते हैं भाई इन्फ्लेशन किस किस वजह से हो। तो बहुत सारे रीजन है वैसे तो इन्फ्लेशन के, लेकिन जरा वो रीजन के ऊपर बात करते हैं जो एग्जाम में नहीं, वैसे तो जनरलाइज है वैसे। तो पहला करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा भैया? देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में तो पहली बात, मेरी डिमांड्स बढ़ रही है, मेरी डिमांड बढ़ रही है। मैं पहले अभी जैसा आप कभी कभी देखते हो गया कि स्वेटर की डिमांड कब बढ़ेगी? स्वेटर की डिमांड अक्टूबर में बढ़ेगी, नवंबर में बढ़ेगी, दिसंबर में बढ़ेगी, जनवरी में बढ़ेगी। फरवरी में लोग स्वेटर नहीं खरीदते, फरवरी में लोग स्वेटर नहीं खरीदते। वह अपने क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन की डिमांड कब बढ़ेगी? जब वही ठंडियों के टाइम पे बढ़ती है। कूलर की डिमांड कब बढ़ेगी? गर्मियों में बढ़ेगी। अब समझ में आ रही होंगे डिमांड किस चीज की बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा? जब मेरा पैसा मेरे हाथ में ज्यादा आएगा, जब मेरे वेजेस बढ़ जाएंगे, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं ज्यादा चीजों की डिमांड करूंगा। क्या पता किसी रीजन की वजह से मार्केट में ब्लैक मनी पंप हो गई हो, लोगों के हाथ में और पैसा आ गया हो। कभी भी देखिए, जब हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज बढ़ेगा। हाथ में पैसा, हर चीज खरीदो 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 खरीदो। जब भी मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, व्हेनेवर, रिमेंबर दैट, व्हेनेवर मोर मनी इन द इकोनॉमी, it will lead to the demand in the economy, and when there is a demand in the economy it will lead to the inflation. And what kind of inflation? Demand pull inflation. डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बात, गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाएगी? गवर्नमेंट अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। अगर आपको मैंने बहुत बार समझा रखा, अगर मेरे साथ इकोनॉमिक्स में आप जुड़े हैं तो इतना आप समझिए कि कभी भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएगी तो दैट विल लेड टू द इन्फ्लेशन। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर छोटी मोटी बढ़ाती है क्या? गवर्नमेंट बढ़ाएगी सीधा बड़ा सा एक आईआईटी बनाओ, बड़ा सा एक क्या बोलते हैं, एक अपना ही बनाओ। अभी कुंभ मेला, आपको लगता है कुंभ मेला ने वहां की महंगाई बढ़ाई होगी? क्यों? क्योंकि कुंभ मेला में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुंभ मेला में हर एक वहां का जो ऑटो रिक्शा वाला है उसको भी दबा के फायदा हुआ है, वहां का होटल वाला है उसको भी फायदा हुआ है, वहां का फूल माला वाले को तक को फायदा हुआ है यार। तो तुमको नहीं लगता उनके हाथ में पैसा आया है? उनके हाथ में पैसा आया तो अपना घर, बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे वो लोग अभी। आपको नहीं लगता कि हर चीज का प्राइस बढ़ेगा वहां पे? क्यों? बिकॉज दे गॉट द मनी। किसकी वजह से? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कहां एक्सपेंडिचर किया? कुंभ मेला के ऊपर किया। कुंभ मेला की वजह से किसको फायदा हुआ? लोगों को फायदा हुआ। इलाहाबाद की इकोनॉमी बूस्ट हुई, यूपी की इकोनॉमी बूस्ट हुई। सिर्फ इलाहाबाद की नहीं होगी, आसपास की पूरे एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी उससे। अयोध्या की होगी, बनारस की होगी, मथुरा की होगी। आपको क्या लगता है? मेरे यहाँ के जितने दोस्त गए थे, राइट नाउ आई एम इन नासिक, तो नासिक से जितने भी लोग गए थे मालूम है, उन सब ने बोला कि भाई हम जाके वृंदावन जाएंगे, यहाँ पे मथुरा जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे। तो वो तो मेरे को भी था, मैं तो खुद उधर का ही हूं, तो मैं जा नहीं पाया। वैसे अब 2027 में नासिक में होने वाला है, अभी से तैयारी चालू हो गई है। आपको नहीं लगता यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी? उल्टा यहाँ पे कम जगह है भाई, यहाँ पे तो और कम जगह है। इलाहाबाद में तो दुनिया भर का जगह थी, यहाँ पे तो और कम जगह है। अभी यहाँ पे देखते हैं डिजिटल कैसे करने वाले हैं वो लोग उसको। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे होने वाला है। अभी से दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन चालू है। क्यों? What is led to the? It will again lead to the demand pull inflation. समझिए इस बात को, रिलेट करिए इस चीज को। ठीक है, कभी कभी तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं जब अपना कुंभ मेला लगेगा ना 2027 में, अगर मैं यहाँ पे रह गया तो मैं दातुन बेच दूंगा वहां पे। चलो, दातुन बेच रहा हूं मैं अब जाके वहां पे। चलिए, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, बट समझिए इस बात को। ठीक है, अभी इससे समझिए कि दातुन वाले को भी कितना फायदा हुआ है इलाहाबाद में। रिलेट कर रहे होंगे आप चीजों को, अभी समझिए, हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करिए। दैट विल लेड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में आई बात आपको? चलिए, होपफुली इस चीज को समझ रहे होंगे आप। हाई फेस्टिवल सीजन, डिमांड रेज, बहुत सारे एग्जांपल है यार, बहुत सारे एग्जांपल है। दिवाली में बढ़ जाता है, ठीक है, दशहरा में बढ़ता है, बहुत सारी चीजों के एग्जांपल है यहाँ पे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। ठीक है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिमाग में रखिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के वेलफेयर अप्रोच, एवरीथिंग
लेड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. व्हाई? बिकॉज इट विल गिव मनी इन द हैंड ऑफ द पीपल. गिव मनी इन द हैंड ऑफ द पीपल. चलिए अगली बात करते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. अच्छा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का एक और नाम है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली ये बोल देते हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन. ठीक है, देखिए कैसे. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट कहां आएगा? सप्लाई साइड रहेगा. तो सप्लाई की वजह से क्या पता ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, हो सकता है ना, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो भाई उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया. क्या पता ऐसा हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया. क्या पता ऐसा हो सकता है कि लॉजिस्टिक बढ़ गया. लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया. ये सब चीजें यहां पे, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया. तो जो चीज क्या बोलते हैं कॉस्ट को, प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ाएगी, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश. ठीक है. और डिमांड मतलब आप जब डिमांड करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है. ठीक है, चलिए. और हम इसको कॉस्ट पुश को ही बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. इसी के लिए हम बोलते हैं, एक और टर्म है इसके लिए, इनहेरिट इन्फ्लेशन. मतलब जो इसको डिनाई नहीं कर सकते आप, इसको तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते आप. अभी देखिए समय के साथ रॉ मटेरियल्स के भाव बढ़ेंगे. रॉ मटेरियल्स के भाव बढ़ेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा. ठीक है. अच्छा, एक और देखिए, एक और चीज देखिए. अब यहां पे एक चीज लिखा है, वेजेस बढ़ गए. अगर वर्कर्स का वेजेस बढ़ जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट का भाव बढ़ाएगी? एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं. आपको लगता होगा कि अनअकैडमी जो अपना एडवर्टीजमेंट अपनी जसप्रीत बुमराह से करा रही है तो अपने कॉस्ट नहीं बढ़ाएगी. वो जब सेल करेंगे तो अपने कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे. पहले क्या पता 5,000 का कोर्स देते होंगे, 10,000 का देंगे. कहां से निकालेंगे पैसा? कैसे बढ़ा उनका? वो भी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ ना. कैसे? और जसप्रीत बुमराह से ऐड कराओगे तो तुम्हारे पास पैसा कहां से आएगा? तुमको तो बच्चे ही पैसा देंगे ना. रिलेट करिए सब चीजें. और उसी को बिल्ट इन भी बोलते हैं. बिल्ट इन भी उसी के साथ आता है. बिल्ट इन भी उसी के साथ आता है. ठीक है, तो भी कॉस्ट पुश के साथ ही चला जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट आप कर रहे हो और उसका प्राइस ज्यादा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ लगेगा, उसके बाद उसको महंगा ही बेचोगे आप. ये तो नहीं बेचोगे ना कि जितने में आपने बनाया है उतने में बेच दोगे. कोई नहीं करता है. सो दीज आर द रीजंस दैट लेड टू द कॉस्ट पुश और द बिल्ट इन इन्फ्लेशन. तो दिमाग में रखेंगे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश. होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. और वो भी ऐसा नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, हमें किस टाइप का इन्फ्लेशन अच्छा लगता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन. आराम से 2-3% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अच्छा लगता है. ठीक है. कभी जैसे दूध का प्राइस अगर आज 5 रुपए है तो 5 नहीं हो, जैसे अभी 30 रुपए चल रहा है आधा लीटर का. अभी मेरे इधर तो उधर उतना ही मिलता है, आपके इधर क्या पता कितना हो. 30 रुपए है तो क्या पता अगले साल 31 हो जाए. ठीक है, बुरा नहीं लगेगा मेरे को. ठीक है चलो यार 31 ही हुआ है, लेकिन वही 40 हो जाए, बोलो हट दूध नहीं पीना मेरे को, पाउडर का दूध लाओ. क्यों? 10 रुपए सीधा बढ़ेगा तो कौन? मैं तो नहीं बेयर कर सकता. ठीक है, तो ये होता है. मुझे ऐसा इन्फ्लेशन अच्छा लगेगा. थोड़ा बहुत वॉकिंग के साथ भी काम चला लूंगा मैं, लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? यहां पे भाई एक ऐसा स्टेज है जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है. दीज आर द टाइप, दिस इज द प्लेस. वॉकिंग के टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा. और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा रोल आता है इसका, आरबीआई का और गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आरबीआई भी इसी चीजों को कंट्रोल करती है. अभी एक और चीज बताना चाहता हूं. आरबीआई का रोल क्या है? आरबीआई लाती है मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट क्या लाती है? गवर्नमेंट लाती है फिजिकल पॉलिसी. गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है? टैक्स आता है, सब्सिडीज आती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, ट्रांसफर पेमेंट आता है. कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, ट्रांसफर पेमेंट मतलब फोकट की जो पेमेंट मिलती है ना, वेलफेयर आपको मिलता है, आपको हर महीने 1,500 2,000 रुपए अकाउंट में गिर जाते हैं बिना मतलब आ जाते हैं, गिरना मतलब आना, और बिना कुछ किए. तो जहां पे भी बिना कुछ किए अगर आपको पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर पेमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी तो देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन कितना है? 0 से 3% के आसपास है. ठीक है, 3 से 10% वॉकिंग से डेंजर चालू हो जाता है. रनिंग इन्फ्लेशन भैया यहां पे तो पूरा फोकस करो. अब यहां तो तुम्हारा सीधा सिस्टम हिलेगा अभी अगर तुम यहां पे कंट्रोल नहीं करोगे तो. हाइपर इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे जैसी कंट्री, जर्मनी का वेनेजुएला जैसी कंट्री, जहां पे भाई आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स. अब पाकिस्तान की भी वही हालत आ रही है, धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी आपकी, उसको बोलते हैं. बाकी और क्या भैया? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसके साथ और चीज कर लेते जरा.
ये सब चीजें तो हो गई। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बोलो कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन बताया नहीं आपने, कुछ हमने सुना तो है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है बता देता हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं बॉटल नेक, बताओ बॉटल नेक क्या है। देखो अगर डिमांड कांस्टेंट है, इफ डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड मेरी कांस्टेंट चल रही है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सप्लाई मेरी रुक गई, सप्लाई मेरी रुक गई, सप्लाई रोक दी गई, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अच्छा, बॉटल का जो नेक होता है, अभी जैसे बॉटल है, यहां से देखते हो ना ऐसे सुराही की तरह से पतली हो जाती है बॉटल, यहाँ पे पतली रहती है, फिर यहाँ पे मुंह देखते हो आप उसका, तो नेक होता है ना बॉटल का, ठीक है। आपने बॉटल देखी होगी पेप्सी कोला, जिसकी बॉटल देखी होगी, तो देखिए डिमांड तो कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई को यहीं पे चोक कर दिया। अब सप्लाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल रही है। तो मार्केट में जब आप देखते हो ना, मार्केट में डिमांड है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से भी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। आपने देखा होगा सप्लाई अगर कम हो किसी चीज की लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो लोग भाई उसके लिए पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तो दिमाग में रखेंगे, इफ डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज चोक्ड, चोक्ड 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 मतलब रोक दिया, दैट लेड टू द बॉटल नेक, क्योंकि बॉटल का जो नेक होता है उसको चोक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे रोक सकते हैं उसको यहाँ पे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और कंसेप्ट है स्टैगफ्लेशन का। कौन सा कंसेप्ट है भैया? अच्छा अरे बताया तो था यार, लिखो बॉटल नेक लिखा था यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है ना, बताने के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें और होती है, चलो इसके साथ भी डील कर लेंगे, जो यहाँ पे लिखा है ना उसको भी डील कर लेंगे। अच्छा एक बताया था, बोलना चाहता था स्टैगफ्लेशन क्या होता है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन आज ही मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखिए इसमें होता है कि आपका ग्रोथ पहली बात रुक चुका है, ग्रोथ बहुत धीरे हो रहा है आपकी कंट्री का, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आपकी, और उसकी ग्रोथ कम होगा तो आपकी कंट्री में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और आपको पता यही वो कंसेप्ट है जो कि फिलिप्स कप को मात देता है। फिलिप्स कप किसके बीच है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। फिलिप्स ने क्या बोला था कि अगर हम लोग ग्रोथ कराएंगे, इन्फ्लेशन कराएंगे, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई इकोनॉमिक के अंदर जब जब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और सबसे खराब होता है, ये सबसे खराब होता है, इसको बोलते हैं स्लो डाउन भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्लो डाउन। चलिए अभी देखिए यहाँ पे, अब काफी चीजें बता दी आपको मैंने। अच्छा कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन को थोड़ा रोकता हूं मैं, इसको आराम से समझाता हूं मैं, जरा और देखता हूं कुछ चीजें हैं यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे WPI और CPI को समझाना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है, और बाकी इसमें कोई डेंजर वाली ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जरा इसके, अच्छा कॉस्ट इन्फ्लेशन जरा आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या चीजें होती है। देखिए इधर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि लिखा है मैंने, थोड़ा मेरे को भी ना अंदर से संतुष्टि मिल जाएगी, इतना लिखा है मैंने, करवाया नहीं, मतलब सब करवा तो दिया है लेकिन वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है? जब कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। कैसे? देखिए आपने इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, क्रूड ऑयल, मेटल, कोल, जो भी है, वेजेस बढ़ा दिए आपने वर्कर्स के, तो अब क्या करोगे? अब आप और ज्यादा महंगे में बेचोगे, ठीक है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। सप्लाई चेन मतलब कि कहने का मतलब है कि भाई आपके पास यूक्रेन से सप्लाई आ रही थी, अब रशिया यूक्रेन वॉर होगी, बताओ क्या करेंगे? रशिया से सप्लाई आएगी क्या? अब यूक्रेन से सप्लाई आएगी क्या? रुक गए किसी न किसी रीजन की वजह से। चलिए ये सब रीजंस होते हैं यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, करेंसी को आपने डिप्रिकेट कर दिया, कुछ ना कुछ आपने क्या बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपेंसिव कर दिया आपने, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा स्टैगफ्लेशन आपको बताया था मैंने, इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ होता है और हाई एम्प्लॉयमेंट होती है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और कॉस्ट पुश की वजह से ही होता है बेसिकली। कॉस्ट पुश मतलब जब हम मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है और उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उतनी की उतनी है, बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहे, प्राइस बढ़ने सिर्फ, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए बाकी तो और कुछ यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये तो आप पढ़ लेना आराम से, ये सब बता दिया आपको मैंने, जस्ट नीड गो थ्रू। क्यों दिया इतना सब आपको, क्यों देता हूं मैं? एक बार रीड कर लो यार, आपकी ना अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। समझाने को सब समझा दिया मैंने, ठीक है। डिमांड पुल में क्या होता है, कॉस्ट पुश में क्या होता है, सब समझा दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन जस्ट गो थ्रू दैट, एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए कौन है यार, देखिए आपको एक थोड़ा मेमोरी टिप भी रखा है यहाँ पे। डिमांड पुल में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई, अब सप्लाई कम रहेगी तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। और डिमांड कब होता है, बढ़ता है, जब लोगों के हाथ में पैसा आता है। कॉस्ट पुश क्या होगा,
कॉस्ट बढ़ गया, किसकी वजह से भाई? कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की वजह से बढ़ सकता है, आपने वेजेस बढ़ाए उसकी वजह से बढ़ सकता है, आपकी न्यू पॉलिसी, कोई आपने पॉलिसी ऐसी लाई उसकी वजह से बढ़ सकता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई उसकी वजह से बढ़ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है? नीचे गिर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है उसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन? क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है और लो ग्रोथ है, मतलब प्राइस बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ कम हो रहा है, कंट्री में ग्रोथ कम हो रहा है। अब कितनी चीजें तरीके से आपको याद कर रहा हूं मैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना इसके लिए रेडी हैं समझने के लिए। बहुत सारे तरीके से आपको बता दिया, कॉस्ट पुश क्या होता है, डिमांड पुल क्या होता है। अच्छा, और कुछ यहाँ पे ऐड किया मैंने? अच्छा, ये तो मेरी क्लासेस मैंने चालू कर रखी हैं। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आपको पूरी तरह से समझना है, आप ये जानना चाहते हैं भाई कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आप खुद देख सकते हैं विद इन वेरी लिमिटेड टाइम मैंने कितना आप लोगों के लिए इतना दिया है। तो जब आप मेरे साथ 6-7 महीने के लिए जुड़ेंगे, जो भी आपका, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तो खुद समझिए आपका किस लेवल का जीएस हो जाएगा। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल है, प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन द गिवन नंबर, और मेल करना चाहते हो तो मेल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और जो भी डाउट आप कनेक्ट करिए। और CDS NDA के, और यहाँ पे इंग्लिश और GS है बस, BPSC और UPPCS के भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड CAPF का भी। ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी एट एनी टाइम, आई विल बी देयर। सो और हाँ, 1-to-1 कनेक्ट भी यहाँ पे रहेगा, आपको वीकली आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे आपके लिए, और PIQ तो हमेशा रहेगा, बिना PIQ के तो मैं पढ़ाता भी नहीं, इसमें भी आपको PIQ दूंगा मैं, बस पहले कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए, अच्छा और कुछ आप जरा, हाँ समझते हैं ना, ये क्वेश्चन तो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें CPI और WPI समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि बिना उसके मजा नहीं आएगा। देखिए, एक होता है CPI जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ी सी चीजों का अंतर है बस। तो बेसिकली बात करूं तो दोनों एक बास्केट है, ऐसे क्या है? बास्केट है। ठीक है, 100 चीजों का बास्केट है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपको सिर्फ 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। WPI के अंदर हमें कम चीजें देखने को मिलती है, WPI के अंदर हमें सिर्फ गुड्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं? गुड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन CPI के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सर्विसेज भी देखने को मिलती है। अच्छा, देखते हैं भाई इसके अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं। देखिए, इसके अंदर प्राइमरी जो गुड्स आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, उनका परसेंटेज कितना है? उनका परसेंटेज 22.62%, 22.62%। फ्यूल का कितना है? फ्यूल एंड पावर का कितना है? फ्यूल एंड पावर का है 13.15%। और थर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, उसका कितना है? 64.23। तो आपको परसेंटेज नहीं लर्न करना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि WPI के अंदर जो यहां पे फोकस सबसे ज्यादा किस पे है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस है। कितना होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट? 64.3, मतलब अराउंड 65% का उसका वेटेज है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? प्राइमरी गुड्स आते हैं, उसका कितना वेटेज है? 22-23 के आसपास रहेगा आपको। फ्यूल एंड पावर का थर्ड पे आता है यहाँ पे। लेकिन देखिए, इसका यूज कहां करते हैं हम WPI का? इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इंडेक्स के लिए यूज आता है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे है। तो हमें समझना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कितना इंपोर्ट हुए हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, तो उससे हमें इसका WPI के थ्रू हम समझ लेते हैं। फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और हमारा RBI सबसे ज्यादा इसी को फॉलो करता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डायरेक्टली किसको हिट करता है? कंज्यूमर को हिट करता है। तो इसमें समझिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपकी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किसको है? फूड पे और बेवरेजेस पे। सबसे ज्यादा किस पे फोकस है? फूड प्लस बेवरेजेस। कितने परसेंट? 45% है। 45% का फोकस, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस है, 45 पॉइंट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फूड एंड बेवरेजेस पे फोकस किसका है? तो CPI के अंदर सबसे ज्यादा फूड एंड बेवरेजेस पे फोकस है। WPI में सबसे ज्यादा किस पे फोकस है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे फोकस है। और RBI किसको फॉलो करता है? CPI को फॉलो करता है। अच्छा, अब तुम बोलोगे ये सब चीजें तो हमको भी पता थी, अब तुम तो बोल रहे थे कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन बताओगे। हाँ बताता हूं, चिंता मत करो, बताता हूं मैं। देखो, अब यहां पे समझो जरा कि फूड एंड बेवरेजेस क्या हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। देखिए कैसा है कि फूड, बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट बेसिकली क्या है? बहुत वोलाटाइल है, बहुत ही ज्यादा क्या है? वोलाटाइल। ठीक है, मतलब इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं? फूड के और बेवरेजेस के प्लस फ्यूल के एंड लाइट के। क्या बोला वापस मैंने? किसके प्राइस हिलते रहते हैं? फूड के, बेवरेजेस के, ठीक है, और दूसरा क्या बोला मैंने? फ्यूल के। ये तीन चीजों के प्राइस हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो अगर इनको आप निकाल दोगे CPI में से,
सीपीआई में से अगर इसको निकाल दोगे आपने इन तीन चीजों को, फूड को निकाल दिया, बेवरेजेस को निकाल दिया और आपने फ्यूल को निकाल दिया, तो जो बचेगा उसके पैरामीटर पे जो इन्फ्लेशन आप चेक करेंगे तो उसको बोलोगे कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलोगे उसको? उसको बोलोगे कोर इन्फ्लेशन। कि भाई फूड और बेवरेजेस और फ्यूल हम कहां से मंगा रहे हैं? हम भाई फ्यूल मंगा रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो कहीं ना कहीं फ्यूल के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, बहुत वॉलेटाइल है वो। फूड अगेन डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, हम भाई नेचुरल क्लाइमेटी पे डिपेंड करता है, बारिश अगर अच्छी नहीं हुई तो फूड का प्राइस बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि फूड और फ्यूल दिमाग में रखोगे तो काम चल जाएगा। फूड फ्यूल अगर आप निकाल दोगे सीपीआई में से, सीपीआई 100 का ब्रैकेट है, 100 में से आपने अगर फ्यूल निकाल दिया, फ्यूल कितना है, सॉरी फूड निकाल दिया आपने, फूड कितना था 45% था, और फ्यूल का कुछ 5-10% जो भी था आपने निकाल दिया, उसको 50% आपने निकाल दिया, तो जो बचेगा सीपीआई के अंदर दैट उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होगा? पूरा कंबाइन जिसको हम बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा। सिंपल सी बात है, और क्या अंतर है? यही सी बात है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख ले कुछ। अच्छा एक टॉपिक था ना इसमें, 10 मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा कॉस्ट पुश करा दिया आपको मैंने, मैं देख रहा हूं कुछ बचा, हाँ कोर बचा था ना। देखो कोर में क्या होगा? फूड और फ्यूल को हटा दो, बाकी जो बचेगा दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हेडलाइन क्या होगा? पूरा का पूरा आइटम दैट इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। और बोलते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा वोलेटाइल होता है। क्यों वोलेटाइल होता है? क्योंकि उसके अंदर फूड और फ्यूल एडेड है ना। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि फूड और फ्यूल हटाने के बाद कौन सा इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है? कोर। और फूड और फ्यूल ऐड करने के बाद कौन सा किया जाता है? हेडलाइन। वैसे हम अब तुम बोलोगे कि तुम हमारा फोकस किस पे भैया? हमारा तो हेडलाइन पे रहेगा ना यार, क्योंकि हमारा मेजर किस पे आ रहा, हम तो फूड पे ध्यान देते हैं। मैं तो कंज्यूमर हूं यार, मैं तो फूड पे फोकस करूंगा, मैं तो फ्यूल पे फोकस करूंगा, मेरे को गाड़ी चलानी है, पल्सर चलानी है मेरे को, तो मैं ये सब चीजों पे ध्यान दूंगा। सो दैट्स व्हाई माय फोकस इज मेनली ऑन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, मेरे लिए एज अ कंज्यूमर के लिए, ठीक है, मैं इस पे बहुत ध्यान दूंगा, क्योंकि उसमें क्या आता है? उसमें फूड और फ्यूल दोनों आता है। चलिए तो मैं पूरे सीपीआई को देखता हूं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई सीपीआई पे पूरा ध्यान देते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। अगर इंडस्ट्रियल इंडेक्स बनाना है तो किस पे फोकस करेंगे? डब्ल्यूपीआई पे, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को ज्यादा वेटेज है, 65% के अराउंड वेटेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे जरा और कुछ चीजें। अच्छा कभी कभी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस को ना और थोड़ा ब्रॉडर एक्सपेक्ट देता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट की? एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब क्या होगा? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। कैसे आएगा भाई? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। अच्छा दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोगों को जॉब देना चालू किया, गवर्नमेंट ने मनरेगा में ज्यादा पैसा डाला, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, लोग डिमांड करेंगे ना। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? सब रिलेटेबल है। अच्छा दूसरी चीज, अब गवर्नमेंट ने सॉरी यहां पे आरबीआई ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट टाइट कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बैंकों ने बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तुम लोन लेने जाओगे, तुम बोलेंगे नहीं नहीं रुको जरा, थोड़ा रुको। इसका मतलब क्या कर दिया उन्होंने? इन्फ्लेशन को रोक दिया। रुका मतलब चेक किया, रोका नहीं, थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया। क्यों? क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे तो अगेन मार्केट में कम पैसा मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा सा चेक हुआ है। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं मैं, लेकिन वही है कि इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। चलिए, और दो चीज पे भूलेंगे नहीं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ठीक है, कॉस्ट पुश को इनहेरिट भी कहते हैं, इनहेरिट इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो सामान के साथ आता है, चलिए अब जरा आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन करें। बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत हो गया। मेरा कोर्स का भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर दिया मैंने। अब जरा हम क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन के 1 रुपए का मजा नहीं आएगा। अच्छा अब देखो जरा, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब रैपिड अनकंट्रोल प्राइस राइज। बिल्कुल यही होगा ना, सही बात है। मतलब प्राइस ऐसा बढ़ेगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा उसको। मतलब एक पार्ले जी का बिस्किट जो 10 रुपए का आ जाता है, कल 50 रुपए का आ जाएगा, मैं बोलूंगा भाई नहीं लूंगा मैं। अनकंट्रोल प्राइस राइज हुआ, अनकंट्रोल। कॉस्ट पुश क्या होता है? अच्छा, कॉस्ट पुश किसकी वजह से होगा बताइए? डिमांड पुल, एक्सेस मनी इन द सप्लाई। एक्सेस मनी सप्लाई होगा तो भाई मैं तो भाई डिमांड करूंगा ना, लाओ भाई लाओ, पैसा लाओ। ठीक है, पैसा है, चलो सामान लाओ। मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में डिमांड करूंगा सामानों की, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा,
करते हो ना, तुम लोग भी करते हो। जैसे पैसा है, मम्मी एक फैन लेना है, अरे ले ले बेटा ऑनलाइन, ठीक है। कूलर लेना है, अरे कूलर से क्या होगा मम्मी, एसी चाहिए एसी, बोले हाँ, बोले आपको भिजवा दूं, क्या है ये सब, पैसा आपकी जेब में आया। बोले मम्मी क्या चाहिए, सोने का कंगन कि लोखंड का, लोखंड मतलब लोहा, ठीक है। तो मम्मी बोलेगी नहीं सोने का बेटा, सोने का चाहिए, देख ले रेट क्या, अरे मम्मी पैसे की चिंता मत करो, बहुत पैसा है मेरे पास। क्या है सब, डिमांड, पैसा आने के बाद, ठीक है। तो अब पैसे की भी चिंता नहीं करोगे क्योंकि उसका पैसा बहुत है। हाइपर इन्फ्लेशन, बोले मम्मी हाइपर इन्फ्लेशन, अरे क्या करेगा बेटा, चिंता मत कर, पैसा बहुत है हमारे पास। मतलब आपके पास पैसा रहेगा तो आप कुछ भी लोगे, एक्सेस मनी सप्लाई, समझे आप, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब क्या होगा कि आप ट्रांसपोर्ट की वजह से, किसी क्या बोलते हैं, किसी भी और रीजन की वजह से आपका जो सप्लाई साइड है वो रुक गया है, सप्लाई साइड में शॉर्टेज आ गया, मतलब बॉटलनेक हो गया है। बॉटलनेक मतलब यहां तक सब आ रहा था, किसी वजह से यहां पे रुक गया, चोक हो गया। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, स्विज, जो अपना स्विज कनाल है ना, वो 2021 के अंदर चोक हो गया था, सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो गई थी। अगर अभी दो कंट्री के बीच में वॉर हो जाए, सप्लाई साइड क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या होगा, दैट विल लेड टू द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो गए, सामान ही नहीं आ पा रहा है। अच्छा, हमारी कंट्री में 2022 के अंदर कुछ 2022-23 के अंदर, सॉरी 23 के अंदर ट्रक वालों ने हड़ताल कर दिया था, सप्लाई रुक गई थी, सप्लाई रुक गई थी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता, वो तो गवर्नमेंट ने बीच में इंटरफेयर करके सॉल्व किया उस मैटर को, नहीं तो अगर नहीं करते ना, हफ्ते भर बाद ना लोग हिल जाते, पागल हो जाते हैं। इतना मतलब दैट विल लेड टू द सप्लाई साइड। वैसे तो सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, लेकिन किस टाइप का, डिमांड तो है ना, लेकिन डिमांड इज देयर बट सप्लाई इज डिस्टर्बटेड, सो दैट विल लेड टू द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। मतलब बॉटल के नेक तक, मतलब यहां पे चोक कर दिया उसको, बॉटल के नेक पे ही चोक कर दिया उसको, सीधी बात है। चलिए, होपफुली रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होगा भैया, वही होगा छोटा 3-4%, 2%, 2-3%। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन नहीं चलेगा, बड़ा मॉडरेट रहेगा। रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20 में काम चला देंगे। हाइपर इन्फ्लेशन खटक से सीधा राइज, सीधा राइज, सीधा राइज होगा। चलिए, अच्छा, अब यहां पे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बाद कोर इन्फ्लेशन, अभी आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, प्राइस चेंजेस फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड आइटम, बिल्कुल यही था ना, फ्यूल एंड फूड को हटा दो तो कोर हो जाएगा। हेडलाइन के अंदर क्या होगा, सारा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये तो इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मीन यहाँ पे कोर और हेडलाइन को भूलिएगा मत। चलिए, आपके लिए थोड़ा सा और दे दिया मैंने डिटेल में पढ़ने को, आराम से पढ़िए इसको, ठीक है। कोर में क्या होता है, वोलेटिलिटी कम होती है। हेडलाइन में क्या होता है, हाई वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि फूड और ऑयल के प्राइसेस कभी भी टिकते नहीं एक जगह पे, ठीक है। चलिए, सेंट्रल बैंक भाई दोनों को यूज करता है, ओके। और मेरे लिए तो भाई इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मेरे लिए तो हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं कंज्यूमर हूं यार, ठीक है। अब देखो, ये पढ़ लो, कोर में क्या होगा, कोर आइटम ओनली, नो फूड एंड फ्यूल। हेडलाइन में क्या होगा, सब कुछ। हेडलाइन न्यूज इंक्लूड ऑल द आइटम दैट अफेक्ट इन द पब्लिक, हेडलाइन में सब आ जाएगा। कितनी चीजें बताऊं आपको, सब चीज आपके लिए यूजफुल है। एग्जाम में क्या होगा, विच इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन। विच इन्फ्लेशन इज मोर वॉलेटाइल, हेडलाइन इन्फ्लेशन। कितनी बार कर लिया बताइए, यही तो क्वेश्चन आपको आते हैं। आप बोलोगे कहां, अभी देखो इसका भी कंपैरिजन कर लो आप आराम से। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई इनकी रिपोर्ट कौन देता है, चलिए कर लेंगे, इसको भी आ जाएगी, चिंता मत करिए। अब जरा क्वेश्चन और करते हैं जो आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। हु पब्लिश द सीपीआई, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, अंडर द मॉस्पी एक ये है, अपनी बॉडी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसको देता है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन बता रखा है ना पूरा। देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस राइज हो रहा है, जनरलाइज प्राइस राइज है। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, बढ़ तो रहा है लेकिन फिक्स रेट से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है। डिफ्लेशन में क्या होता है, नीचे गिर रहा है। चलिए, इसको पढ़ लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल पे देखिए, 100 से 110 हुआ, 110 से 115 हुआ, जबकि 110 से 120 या 121 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, ये बात है यहाँ पे। अब देखिए, समझ जाएंगे। अब विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन फिक्स रहता है क्या, नहीं। इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन रेट फिक्स नहीं, रिड्यूस हो रहा है, कभी रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे। देखिए, अब जरा क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन समझदारी वाले हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड, किसकी वजह से होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी, हाँ गवर्नमेंट पैसा डालेगी। फिजिकल स्टिमुलस क्या होते हैं बताऊं,
गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ने यहां पे मनरेगा में पैसा डाल दिया, गवर्नमेंट ने और बहुत सारे अदर तरीके से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचवा दिया। ये होता है फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे भी है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो उल्टा हो गया ना, दिस इज अपोजिट, ये तो अपोजिट है। इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो मैं पैसा नहीं लेने जाऊंगा बैंक में, बोलूंगा बैंक बाद में आता हूं मैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। हाई परचेसिंग पावर बिल्कुल है, मेरे हाथ में हाई परचेसिंग पावर दे दोगे तब तो और बढ़ेगा ना डिमांड, क्योंकि हाई परचेसिंग पावर कब होगी, जब मेरे हाथ में पैसा आएगा। समझे आप? चलिए, तो 1 to 4 यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 1 to 4। चलिए, अच्छा ये इसका कोई मतलब नहीं, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस कोई मतलब नहीं है, खुद तुम्हें लग रहा होगा, इसके बारे में बात की हमने कहीं, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस की बात की हमने, कुछ बोला हमने, मैंने कुछ बोला नहीं बोला। चलिए, Which of the following is not the cause of the demand pull inflation? कौन सा कॉज नहीं है? मनी सप्लाई बढ़ेगा तब तो बिल्कुल डिमांड होगा ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब वही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल, अरे मेरा इनकम बढ़ा देगा तू तो भाई मैं क्या करेगा, मैं तो फुल खर्चा करेगा ना, करेंगे ही करेगा। मतलब डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, टैक्स देने के बाद जो पैसा मेरे हाथ में बचेगा उसको बोलूंगा डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, टैक्स रेट बढ़ गया तो मैं 5% टैक्स देता था, निर्मला ताई ने बोला 15% दे रहे तो 15% है, बहुत कमा रहा, 15% है। मैं बोलूंगा यार कम करो पैसा ना, थोड़ा पैसा अब कम हो गया, जरा हाथ में पैसा कम है तो अब मैं पैसा खर्चा कम करेगा, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा। समझे आप? रिलेट करिए, हर चीज को रिलेट करिए। गवर्नमेंट, अगर अभी तुम रो रहे थे ना, ताई बहुत पैसा बढ़ाती है, बहुत पैसा लेती है, कैसे तुम बोल रहे थे, बोल तो रहे थे, तो इससे क्या हो रहा है, जब पैसा बढ़ा देंगे ताई, तुमसे पैसा जेब से ज्यादा ले लेंगी तो तुम कहीं खर्चा करोगे, तुम बोले यार जितना है वही छुपा के रखो, ताई पैसे मांग लेती है, पैसा खर्चा नहीं करने का। ठीक है, ताई ने जीएसटी बढ़ा दिया, तुम क्या करोगे, तुम सामान लेना भी कम कर दोगे। समझे तुम? ताई ने बोला एक काम करो, 28% का स्लैब हटाओ, सीधा 42% का स्लैब डालो, 42% का। तुम बोलेगा ले नैया डूब गई मेरी, अब तो मैं फ्रीज लेने वाला था, हट, टीवी लेने वाला था, हट। समझे अब तुम? क्योंकि जीएसटी बढ़ा दिया, तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा। अभी देखो इतने एग्जांपल दे रहा हूं यार, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल, नॉट मगिंग अप द थिंग्स। अगर तुम उसमें से हो जो मग वाले हो तो फिर तुम मेरे साथ नहीं बन सकते, तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं बनेगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन? अच्छा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? ये यहाँ पे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। अच्छा देखो, तो चलो समझ लो, सप्लाई बढ़ा दो। अच्छा, तुम बोलोगे कैसे बाबा सप्लाई कैसे बढ़ा रहा हो? देखो, अगर मैं मार्केट में, तुम देखते हो कि आलू की प्राइस कभी कभी, सॉरी टमाटर की प्राइस कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी तो इतना हो जाता है ना, टमाटर अगर दबा के मार्केट में डाल दो, तुमको लगता है कि टमाटर जो 10 रुपए का था वो 2 रुपए पे आ जाएगा? बिल्कुल। तो सप्लाई जब बढ़ जाती है ना, व्हेनेवर सप्लाई इंक्रीजेस प्राइसेस कम डाउन। अच्छा, बैंक रेट बढ़ जाएगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो मालूम क्या होगा, यहां पे हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, कंट्रोल की बात बोली ना, हाँ ये तो इन्फ्लेशन, हाँ तो इन्फ्लेशन मतलब बेसिकली कंट्रोल। बैंक रेट बढ़ेगा तो मालूम क्या होगा, बैंक रेट बेसिकली होता क्या, बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से लॉन्ग टाइम के लिए, बेसिकली 28 डेज के लिए। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, प्लीज यानी मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो देखो यार प्लीज। ठीक है, सीआरआर कम कर दिया, बैंकों के हाथ में वापस पैसा ज्यादा बचेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे। रेपो रेट कम कर दिया, अगेन दे विल टेक द शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द आरबीआई एंड इन्वेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन ऑल द ए बी एंड डी केसेस बैंक्स आर इन्वेस्टिंग मोर, इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट में पैसा आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द कॉस्ट पुश? कॉस्ट पुश मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे बढ़ेगा। अगर मैंने अपने वर्कर्स का वेजेस बढ़ा दिया तो देखो, अब मैं जैसे क्लास बेच रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्लास बेच रहा हूं, अगर मैं क्लास बेच रहा हूं मतलब अपने कोर्सेज बेच रहा हूं मैं, मेरे पास वर्कर्स होंगे, मेरे पास तो कोई नहीं, मैं इकलौता हूं, बट देखिए अगर मेरे पास वर्कर है, मैं उनके वेजेस बढ़ा दूं तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ा दूंगा ना, पैसे ये बढ़ा दूंगा ना, क्लास का पैसा बढ़ा दूंगा। मैं बोलूंगा एक काम करो, मेरा कोर्स अभी 2000 का है, अगली बार से 5000 का हो जाएगा। क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने अपने वर्कर्स का पैसा बढ़ा दिया, हो गया ना कॉस्ट पुश। प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा हाँ ये बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ाना है तो भी मैं करूंगा ये। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सप्लाई साइड बढ़ जाएगा ना, सप्लाई साइड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दिस इज नॉट द रीजन। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, पहले तुम्हारे फ्रिज के ऊपर 28% का टैक्स था, 42% का टैक्स है। तुम बोलोगे बताओ ये तो बढ़ गया ना, प्राइस बढ़ गया, ये गवर्नमेंट को पैसा जा रहा जो भी है, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया ना। सो यहाँ पे कॉस्ट पुश किसकी वजह से होता है? पहले की वजह से होता है, दूसरे की वजह से, डी वजह से, सी की वजह से नहीं होता। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई इसका मतलब सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया तो मार्केट में ज्यादा सामान आएगा, ज्यादा सामान आएगा तो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत बेसिक है यार।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन? कौन हेल्प नहीं करता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो बिल्कुल कम करता है। सॉरी 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 क्या बोला है? नॉट हेल्प, बिल्कुल। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपने कम कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो क्या होगा? मार्केट में पैसा आएगा। कम करेगी तो कम पैसा आएगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपने बढ़ा दिया, आपने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा? बिल्कुल लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन पैसा लेना कम कर देंगे। मेरे और आपसे लोन से नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बैंक से सीधा करोड़ों का लोन लेते हैं, सीधा करोड़ों का लोन लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। टैक्सेस को डिक्रीज कर दो कि मालूम है क्या होगा? लोग के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। लोग, पीपल विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मालूम है क्या होती है? जो टैक्स कट उठ के जो पैसा आपके हाथ में आता है, जो आपकी जेब में आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। एग्जाम में भी पूछा गया, व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम? द मनी दैट इज लेफ्ट विथ यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस इज कॉल्ड द डिस्पोजेबल इनकम। समझे? अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने टाइट रखी तो इसका मतलब क्या होगा? बैंकों के हाथ में कम पैसा आएगा, बैंकों के हाथ में कम पैसा आएगा तो बैंक इन्वेस्ट कम करेंगे या इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे। तो देखिए, नॉट पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश बाय द एनएसओ देता है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एनएसओ देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज मोस्ट हार्मफुल? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन तो भी ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेशन तो ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं कुछ। क्रीपिंग 0 से 3% वाला, वॉकिंग 3 से 10% वाला, रनिंग 10 से 20% वाला, और हाइपर 50% वाला। चलिए, हो गया? कुछ और बचा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन। मेरे हिसाब से आपको इन्फ्लेशन में अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। आई एम शेयरिंग दिस पीडीएफ, आराम से इसको बैठ के पढ़ लेना। इसमें अगर कोई भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और अगर आपने इसके साथ और अगर मेरी एक बैंकिंग वाली जो वीडियोस मैंने करा रखी वो भी देख लिया, तो मां कसम फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको क्लास की जरूरत पड़े, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर 8806286229। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।